नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला अपने YouTube चैनल दिशा कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे 2 मई की करंट अफेयर्स। कल जो करंट अफेयर का वीडियो था वो लगभग 7 मिनट का था, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण 3 मिनट ही अपलोड हो पाया, दूसरा सेक्शन अपलोड नहीं हो पाया। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज 2 मई का वीडियो भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। चलिए देखिए, सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग का जो उद्देश्य था ये था भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट लाना। इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था भ्रष्टाचार के मामलों में किस तरीके से गिरावट लाई जा सके, उसका जो लेवल है किस तरीके से कम किया जा सके। तो इसके लिए इसका गठन किया गया संथानम कमेटी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? संथानम कमेटी की सिफारिश पर क्या हुआ? इसका गठन हुआ। किस कमेटी की सिफारिश पर? संथानम कमेटी। क्वेश्चन पूछ देगा संथानम कमेटी का संबंध किससे है? तो संथानम कमेटी का संबंध सतर्कता आयोग से है। सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। बाद के दिनों में संसद में कानून पारित कर लगभग 34 वर्ष बाद 1998 में लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लाकर उसमें कानून पारित कर इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। ऐसे संस्थान जो हमारे संविधान में वर्णित हैं उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं, जबकि जिन संस्थाओं का निर्माण संसद के दोनों सदनों में बिल लाकर दोनों सदनों में पारित कराने के बाद जिन संस्थाओं का निर्माण होता है उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। ये जितने भी संस्थान है ये कैसे हैं? ये सांविधिक संस्थान है। जबकि वित्त आयोग, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब क्या है? ये आपके संवैधानिक संस्थान है। ठीक है ना? तो आपका सतर्कता आयोग क्या है? सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है। प्रश्न पूछेगा सतर्कता आयोग या विजिलेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1998 में प्रदान किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? संथानम कमेटी की सिफारिश पर। अब इसकी हमने इतनी चर्चा क्यों की? इसका लब्बो लुआब क्या है चर्चा करने का? तो चर्चा करने का लब्बो लुआब ये है कि हमने आपको 30 तारीख के वीडियो में बताया था कि भारत में सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सतर्कता आयुक्त कौन है? श्री संजय कोठारी जी भारत के वर्तमान में सतर्कता आयुक्त है। और ये जो संस्था है, ये जो आयोग है, ये आयोग बहुसदस्यीय होता है, अर्थात 1+2 सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त और जबकि 2 अन्य सदस्य क्या होते हैं? 2 अन्य सदस्य होते हैं सतर्कता आयुक्त। तो हालांकि परीक्षाओं में की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, परीक्षाओं में पूछेगा मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी जी हैं। और अगर आपसे पूछ दे अभी हाल ही में एक सतर्कता आयुक्त का पद खाली है, 2 सतर्कता आयुक्त होते, एक पद खाली है, एक में अभी वर्तमान में प्रस्तावित हुई है, सुरेश सेन पटेल को हाल ही में नियुक्त किया गया। किस पद पर? सतर्कता आयुक्त के पद पर। क्योंकि श्री संजय कोठारी क्या है? श्री संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त है। ये पूरी आपको सतर्कता आयुक्त, देखिए करंट क्या है? आंकड़ों का जंजाल है। आपको आंकड़ों के जंजाल में नहीं फंसना है। आपको बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल तरीके से पानी की सफाई की तरीके से बात मालूम होनी चाहिए, दिमाग होनी चाहिए। अगर पूछे मुख्य सतर्कता आयुक्त तो आपको संजय कोठारी, और सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश सेन पटेल। हालांकि परीक्षाओं में यही पूछेगा तो आप कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि आपके ऑप्शन में श्री संजय कोठारी होंगे और ऑप्शन में सुरेश एन पटेल होंगे, लेकिन आप अलग अलग कर पढ़ते हैं तो चीजें क्या हो जाती है? मिक्सअप हो जाती है। इसलिए इन चीजों को बहुत ही ध्यान से रखना और अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट बनाते रहिएगा। ठीक है ना? चलिए, इसी तरीके से हम लोग करंट विद फैक्ट के साथ पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते, यही पढ़ाने का हमारा ऑनलाइन भी है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ ही साथ
लाइक और कमेंट भी करते रहिए, आप मुझे सुझाव देते रहिए, और जो भी आपका नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव आएगा उसी के आधार पर धीमे धीमे डे बाय डे आपको डेवलपमेंट मिलेगा। चलिए इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे के क्रम में महत्वपूर्ण दिवस, अप्रैल और मई में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते रहे हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांसिंग डे मनाया गया, जो कि वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस या इसे जन आरोग्य दिवस भी बोल सकते हैं, जन आरोग्य दिवस। इस आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में, और इसका उद्देश्य है लगभग 5 लाख परिवारों को, 10 करोड़ परिवारों को इसमें क्या किया जा रहा है? कवर किया जा रहा है। जो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके, कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके, ठीक है ना। तो आयुष्मान दिवस आपको ध्यान रखना कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। इसमें मजदूरों को पहले क्या था, 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, और इस दिवस के द्वारा अवेयरनेस फैली और उनको अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूकता हुई। और अब कोई भी संस्थान किसी भी श्रमिक को 8 घंटे से ज्यादा कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको 1 मई को क्या मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे क्रम में आपको मालूम है कोविड-19 के कारण भारत के साथ ही साथ विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन में स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए सरकारें विभिन्न पोर्टल, वेबसाइट्स, एप्स या यूट्यूब के द्वारा योग्य अध्यापकों के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ विशेष पोर्टल चालू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों को एजुकेट करने के लिए और माध्यमिक स्तर पर एजुकेट करने के लिए मिशन प्रेरणा की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन पूछेगा मिशन प्रेरणा किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। इसके द्वारा बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो ई पाठशाला, इसका संचालन का माध्यम क्या है? दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा इसमें योग्य शिक्षकों के लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे। दीक्षा मोबाइल के ऐप के द्वारा अगर आप दूरदर्शन से इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं किन्हीं कारणों से, तो आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फोन पर प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा मोबाइल ऐप जो डाउनलोड कर इसमें अच्छे लेक्चर्स की सीरीज पड़ी हुई है और बच्चों को पढ़ने में, पठन पाठन में मदद मिलेगी। दीक्षा पोर्टल डायरेक्ट वेबसाइट पर, दीक्षा वेबसाइट पर भी जाकर आप इस शैक्षिक गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं। व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के द्वारा ई लर्निंग, और व्हाट्सएप में पीडीएफ सेंड कर भी इस शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब भी एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इन सब कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास भारत सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्यों की सरकार भी कर रही है। अभी हाल ही में त्रिपुरा में नेबरहुड शिक्षा योजना की भी शुरुआत की गई है, जो एक बेहतरीन प्रश्न हो सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, आप देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पिछले आपने पढ़ रखा है और हमने पढ़ाया भी है ऑफलाइन क्लासेस में कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन अब ये आयोजन कहां ट्रांसफर हो गया? ये आयोजन यूरोपीय देश सर्बिया में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है ना। मतलब स्थानांतरण कर दिया गया, आयोजन स्थल का स्थानांतरण किया गया है। आयोजन होगा तो 2021 का आयोजन कहां पर होगा? तो 2021 में इसका आयोजन भारत में ना होकर सर्बिया में होगा। अगला देखिए, गूगल पे ने किसे अपना सलाहकार एडवाइजर नियुक्त किया है? गूगल पे ने भारत में एक्सिस बैंक की सीएम एमडी रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर रही है, शिखा शर्मा को अपना एमडी नियुक्त किया है। इससे पूर्व शिखा शर्मा एमडी थी एक्सिस बैंक में, और 2018 में इन्होंने एक्सिस बैंक को छोड़ दिया था। एक्सिस बैंक छोड़ने के बाद ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में एज ए डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन बाद में किस तरीके गूगल पे ने किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल गतिविधियों में तेजी लाई जा सके, इसी आधार पर शिखा शर्मा को अपने अपॉइंटमेंट दिया है। गूगल पे का पूर्ण नाम तेज ऐप है, ठीक है ना। अगला देखिए, अभी मैंने आपको
कुछ देर पहले बताया था कि नेबरहुड क्लासेस का आयोजन किया गया है। तो नेबरहुड क्लासेस का आयोजन कहां पर किया गया है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है ना। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? भारतीय जनता पार्टी के विप्लव देव राय। विप्लव देव राय इसके सीएम है। चलिए, वार्ड और पंचायत स्तर पर दीनदयाल समिति का गठन किस राज्य में किया गया है? तो वार्ड स्तर पर आपको मालूम है, ग्रामीणों में ग्रास रूट पर शासन प्रशासन चलाने के लिए पंचायतें होती हैं, और शहरों में क्या होती हैं? शहरों में वार्ड होते हैं। वार्ड में प्रतिनिधि पार्षद होता है, जबकि पंचायत में प्रतिनिधि ग्राम प्रधान होता है। तो उसी आधार पर अभी आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री